इंद्रपुर नामक गांव में एक गरीब मगर मेहनती मोची रहता था। वह अपनी पत्नी लीलावती और बेटे रमन के साथ रहता था और मोची का काम किया करता था। लेकिन गांवों में भी मॉडर्न जूता चप्पल आ जाने के कारण उसका धंधा चौपट होने की कगार पर था, क्योंकि गांव में अब सभी लोग मॉडर्न जूता चप्पल पहनना पसंद कर रहे थे और हाथ से बने जूता चप्पल को पसंद नहीं कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन लीलावती अपने पति इंद्र से कहती है, सुन रहे हो जी, रमन ने कल से कुछ खाया नहीं है, सूख कर कांटा हो गया है, घर में कुछ खाने को नहीं है। ओ, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? सेठ की दुकान से कुछ खाने को ले आती। गई थी कल सेठ की दुकान भी आटा लाने को, पर सेठ ने देने से मना कर दिया। बोला कि पहले पिछला हिसाब किताब चुकता करो, फिर ही राशन मिलेगा। बात तो सही कह रहा है, सेठ का पिछला हिसाब बहुत हो गया है, पर क्या करे, आजकल दुकान पे कोई ग्राहक भी नहीं आ रहा। अब सभी दुकान पर जाकर मशीन से बने जूते चप्पल खरीद ले आते हैं। तो शहर में जाकर ही क्यों ना कुछ काम कर लेते, शहर में काम के पैसे भी अच्छे मिल जाते, क्यों ना वहाँ चले। तभी इंद्र की तबीयत खराब होने लग जाती है। अरे लीलावती, कुछ खाने को ही दे दो, भूख से मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। बाहर से कुछ घास ही नमक छिड़क कर खाने को दे दो, घास खाकर कुछ भूख तो शांत हो जाएगी। अरे जी, कैसी बात कर रहे हो, कैसे दे दूं जी आपको घास खाने को? हे भगवान, हमारी मदद करो। रमन, अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे पेट में मरोड़े लग रहे हैं। रमन बेटे, शहर चले जाना, वहां पर कुछ काम ढूंढ लेना, नहीं तो तुम भी मेरी तरह भूख से तड़प कर मर जाओगे। इसके बाद इंद्र की मौत हो जाती है। लीलावती और रमन फूट फूट कर रोने लगता है और रमन किसी तरह लकड़ियां इकट्ठा करके इंद्र की चिता को आग लगा देता है और शुद्धिकरण वाले दिन ब्राह्मण को खाना देता है और अपनी माँ से कहता है, चलो माँ, अब हम शहर चलते हैं, अब से हम वहीं रहेंगे। इस तरह से वो अपने खेत खलिहान को बेचकर शहर चले जाते हैं और वहां किराए के एक कमरे में रहने लगते हैं। उनके कमरे के साथ वाले कमरे में नारियल बेचने वाला झुमरू रहता है और उससे अगले कमरे में चूरन बेचने वाला गबरू बंगाली रहता था। एक दिन वो रमन के कमरे में आते हैं और रमन से कहते हैं, क्यों रे भैया, जब से यहाँ आए हो तब से कुछ गुमसुम जैसे रहते हो। कहाँ से आए हो और क्या धंधा करते हो? क्या बताऊं, जब से यहाँ आया हूँ सब जगह घूम घूम के थक गया हूँ। मुझे कोई भी काम पे रखने को तैयार नहीं, सब जगह एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। मुझे तो सिर्फ चमड़े के जूते चप्पल बनाने आते हैं। इस मॉडर्न जमाने में अब कोई कहाँ इन जूतों को पहनता है। अब तो लोग बड़े बड़े शोरूम और दुकानों से मशीन से बने बेहतरीन डिजाइन के जूते चप्पल पहनते हैं। अरे भैया, तो क्या हो गया, तुम भी अपने जूते चप्पल की दुकान खोल दो, जब तुम्हें ये सब बनाना आता ही है तो। अरे कहाँ भाई, गांव से भी सब बेचकर यहाँ आना पड़ा। इधर आकर भी गुजारा करना मुश्किल लग रहा है। दुकान भी कैसे खोल दूं, उसके लिए भी पैसे लगते हैं, ना तो मुझ गरीब को कोई लोन देगा। अरे भैया, तुम फिक्र क्यों करते, हम तुम्हें लोन देंगे, उसके बदले में तुम हमें समय पर किश्त देते रहना। इस तरह से रमन अपनी दुकान खोल देता है, रमन शू स्टोर के नाम से। उसके द्वारा बनाए गए जूते चप्पल सुंदर और टिकाऊ होते हैं। जल्द ही उसे शहर के लोगों की पसंद के जूते के बारे में पता चल जाता है और वो उसी तरह के जूते बनाने लग जाता है। साथ ही उसकी मदद झुमरू और गबरू भी करते हैं। लोगों को रमन के जूते चप्पल बहुत पसंद आने लगते हैं। धीरे धीरे रमन के जूते चप्पल एक ब्रांड बन जाता है। भाई, मेरे साइज के कोई जूते मिल जाएंगे? हाँ भाई हाँ, मिल जाएंगे। तुम्हें पक्के और टिकाऊ जूते पूरे शहर में सिर्फ यही मिलेंगे। अच्छा, मुझे पक्के जूते चाहिए, मेरे पास कोई भी जूता 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलता। श्रीमान देखिए, ये जो जूता है इसमें मैंने गैंडे की चमड़ी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, इस जूते की कोई गारंटी मिलेगी? हाँ भाई, मिलेगी ना, पूरे 1 साल की। अगर इस बीच जूता फटा तो नया जूता मिलेगा। अच्छा, मुझे सिर्फ पक्का जूता ही चाहिए, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कितने का है ये जूता? वैसे तो ये जूता 22,000 का है, पर आप नेशनल लेवल के पहलवान हो तो आपके लिए डिस्काउंट करके सिर्फ 15,000 का। ठीक है, जूते पैक कर दो। इस तरह से वो पहलवान जूते लेकर चला जाता है। ओ भाई, जूता तो 5,000 रुपए का था, तुमने क्यों इसे इतना महंगा बेचा? अरे भाई,
तुम अभी शहर में नए हो, अभी धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगे कि धंधा कैसे करते हैं। अरे ये तो गलत तरीका हुआ ना भाई। अरे देख भाई, मैंने पहले ही 3 जूतों का दाम ले लिया है। मान लो कि कहीं उसका जूता 1 साल के अंदर फट भी जाता है, तब भी तुम्हारा ही फायदा हुआ ना। हाँ वो तो है, पर तरीका गलत है ना भाई। अरे भाई, ऐसा जूता शोरूम में कम से कम 20,000 ज्यादा का ही बिकेगा। तुम तो सीधा ग्राहक को बेच रहे हो, तब जूता कम दाम में बेच रहे हो, माल और बड़े बड़े शोरूम में तो एडवर्टाइजिंग का, माल के कर्मचारी का, एसी का, सबका मिलाकर रेट लगाते हैं इस हिसाब से। आपका जूते का रेट भी ठीक हुआ ना भाई। ऐसे ही धंधा करते हैं। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहां पर एक पंडित जी आते हैं और उनसे कहते हैं, अरे यजमान, आपके पास कोई ऐसा जूता मिलेगा जिसमें चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, क्योंकि हमें पूजा पाठ करनी पड़ती है, इसलिए ऐसे स्थान पर चमड़ा या चमड़े से बनी कोई भी चीज ले जाना निषेध माना जाता है। हाँ पंडित जी, अभी तो ऐसा जूता नहीं है, पर अगर आप ऑर्डर दोगे तो हम आपको नारियल की छाल का जूता बना के दे देंगे। आप आज ऑन ऑर्डर दे दो तो 1 हफ्ते में आपको जूता मिल जाएगा। अरे वाह यजमान, क्या बात है, नारियल की छाल का जूता, वाह वाह, ऐसा जूता पहनकर तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। ऐसे शुद्ध चीज से बनी वस्तु तो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छा यजमान, ये लो पैसे और आज ही मेरा ऑर्डर बुक कर दो। बाकी के पैसे मैं आपको तब दूंगा जब आप मेरा जूता बना दोगे। इस तरह से उन तीनों का शुरू किया हुआ धंधा पटरी पे दौड़ने लग जाता है। धीरे धीरे शहर में माल और शोरूम में जाने वाली भीड़ भी अब रमन की दुकान में आने लगी। इस तरह से अब तीनों अलग अलग अपार्टमेंट लेकर रहने लगते हैं। एक तरफ जहां वो तीनों अपनी तरक्की से खुश थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी तरक्की से मॉल के मालिक को जलन होने लगती है, क्योंकि उसका भी जूते चप्पल वाला डिपार्टमेंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। अरे इस रमन की दुकान का तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे जूते और चप्पल एक भी नहीं बिकने। मॉल का मालिक एक शराबी को कुछ पैसे देकर रात में रमन की दुकान में आग लगाने को कहता है। रात में वो शराबी रमन की दुकान के पास पहुंचता है। शराब ज्यादा पी होने के कारण वो गलती से दूसरी दुकान में आग लगा देता है। आग धीरे धीरे रमन की दुकान की तरफ पहुंचने लगती है, पर समय पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और आग पे काबू पा लिया जाता है। इस तरह से उन तीनों की मेहनत की दुकान आग से बच जाती है। अरे रमन, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमारी दुकान में आग लगाने की कोशिश किसने की होगी। पता नहीं भाई, आखिर हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर ऐसे में कोई कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सुबह सुबह पुलिस का भी मुझे फोन आया था। पुलिस खोजबीन में लगी है और पास की दुकान वाले की सीसीटीवी फुटेज ले गई है। जल्दी ही शायद कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है। हमने पास वाली दुकान की सीसीटीवी फुटेज देखी, उसमें हमें रात को ये आदमी दिखा। आज ही ये हमारे हाथ लगा है। इससे पूछताछ से ये पता चला कि आग इसी ने लगाई थी और इसको आग लगाने के पैसे दिए गए थे, और इससे और पूछताछ से ये पता चला है कि तुम्हारे सामने वाला मॉल का मालिक जो है, उसने ही इसे कुछ पैसे देकर तुम्हारी दुकान में आग लगाने को कहा था। अब तुम लोग बेफिक्र रहो, हम इस मॉल के मालिक को गिरफ्तार कर रहे हैं। और इस तरह से पुलिस माल के मालिक को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद वहां पर पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी के नारियल की छाल के जूते रमन ने बहुत मेहनत से बनाए थे। अरे वाह जजमान, इन जूतों को देखकर तो दिल खुश हो गया। ये तो बहुत ही अच्छे बने हैं। अच्छा ऐसा करो, हमारे मंदिर के कर्मचारी और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 400 जोड़ा जूता बना दो। एडवांस्ड के तौर पर आधी रकम अभी ले लो और बाकी की काम पूरी होने के बाद। इस तरह से इतना बड़ा ऑर्डर आने से वो तीनों बहुत अमीर बन जाते हैं और पूरे शहर के साथ साथ उनके जूते पूरे देश में एक ब्रांड बनकर उभर जाते हैं। और उसके बाद वो तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करने से कभी अपना भी फायदा हो जाता है। जैसे झुमरू और गबरू ने रमन की मदद की और उसके साथ ही वो दोनों भी अमीर हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।